नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता जरूर है। आप उसको चाहे पाताल में छुपा लो, कहीं भी छुपा लो, वो ऊपर आता है। और आपने जितने पाप किए हैं उन सब का भंडा फूट जाता है। अब यही हो रहा है। वैसे तो मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आए थे, उसी समय इस देश के मतदाताओं ने कांग्रेस का मुंह काला कर दिया था, केवल 44 सीटें देकर के। 44 सीटें। चुनावी इतिहास में इतनी कम, इतनी अपमानजनक सीटें कांग्रेस की कभी नहीं आई थी। और ऐसा क्यों हुआ था? बहुत सारे कारण थे। भ्रष्टाचार चरम पर था। कोलगेट घोटाला, डिफेंस घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कई तरह के घोटाले उस समय सामने आए थे। और पब्लिक जो है वो महंगाई से त्राहिमाम कर रही थी। कुशासन जिसको कहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जब सरकार बिल्कुल जाने के कगार पर खड़ी हुई थी, चुनाव की घोषणा से ठीक पहले अगर कोई सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चलते हुए उनके वोट हासिल करने के लिए दिल्ली, जो देश की राजधानी है, उसकी बेस कीमती 123 संपत्तियों को, जमीनों को वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दे, तो इससे ज्यादा घिनौना काम कोई हो नहीं सकता है। लेकिन मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सोनिया गांधी की सरकार ने उस समय ये पाप भी किया था। लेकिन आज मैं जिस पाप की बात कर रहा हूं, उसका खुलासा कोई मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस समय के गृह मंत्री और अब राजनीति से भी संन्यास ले चुके, राजनीति को टाटा बाय बाय कह चुके, जो महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में गृह मंत्री भी रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे ने यह भंडाफोड़ किया है कि साहब ये जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया था कांग्रेस की तरफ से, ये एक्चुअल में खुद सुशील शिंदे के दिमाग की उपज नहीं थी। सुशील शिंदे का कहना यह है कि सही बात तो यह है कि मैं भगवा के साथ आतंकवाद शब्द कहना ही नहीं चाहता था, बोलना ही नहीं चाहता था। मुझ पर तो पार्टी का प्रेशर था। मुझे तो कहा गया था कि आप भगवा के साथ आतंकवाद शब्द को जोड़ करके बोलिए। सरकार किसकी थी? कहने को तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन चला कौन रहा था? एक एक फाइलें क्लियर कहां से होती थी? और सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन था उस समय? सोनिया गांधी। तो अगर सुशील कुमार शिंदे को यह कहा गया कि आप भगवा आतंकवाद शब्द को आगे बढ़ाइए ताकि कांग्रेस एक नया नैरेटिव खड़ा कर सके इस्लामिक आतंकवाद के पैरेलल, तो आप जरा समझिए कि ये जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा है, उस पर कितना गहरा आघात सोनिया गांधी ने किया था और कराया था सुशील कुमार शिंदे के द्वारा। तारीख थी 13 जनवरी और वर्ष था 2013। जयपुर में कांग्रेस का एक चिंतन शिविर था। उस चिंतन शिविर में सुशील कुमार शिंदे ने यह कहा था कि साहब, ये जो भगवा आतंक है,
ये देश के लिए एक नया खतरा बन रहा है। और इन्होंने कई घटनाओं का उल्लेख भी कर दिया था। इन्होंने समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट भगवा आतंकवाद की देन बता दिया था। मालेगांव की मस्जिद में जो विस्फोट हुआ था, उसको भी भगवा आतंकवाद का हाथ होना बता दिया था। 1-2 मामले और बताए थे इन्होंने। ये सारी चीज़ और वो उस समय याद करिए, ये समझौता एक्सप्रेस में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें जिस तरीके से असीमा आनंद को और दूसरे मामलों में भी, इस मामले में भी जिस तरीके से कर्नल पुरोहित को, साध्वी प्रज्ञा को, इन सबको अरेस्ट करके यातनाएँ दी गई थी, असहनीय यातनाएँ दी गई थी। और उस समय जो पूरा नैरेटिव चलाया गया था, सुशील शिंदे ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि साहब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कैंपों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। और जब इस पर बवाल हुआ, पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी इनको घेरा गया कि आप इस तरह के झूठ कैसे बोल सकते हैं? इस तरह का नैरेटिव आप शुरू करके जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से भारत की घेराबंदी चलती रहती है, उन सबको एक इश्यू दे रहे हैं। मतलब 80 के दशक के बाद से, खास तौर से 1988-89 से जो ये इस्लामिक आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलना शुरू हुआ था, जिसमें ये तब के वीपी सिंह सरकार के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का तथाकथित अपहरण और फिर कुछ आतंकवादियों को उसके बदले में छुड़वाने की हरकतें थी और तमाम दूसरी घटनाएं। और उसी दौर में फिर कश्मीर से लाखों कश्मीरी पंडित परिवारों का पलायन, तरह तरह के जुल्म उन पर हुए, वो सब उसके उसको हल्का करने के लिए, या जो पूरी दुनिया को भारत समझाने की कोशिश कर रहा था कि हम किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और सीमा पार से यहाँ भेजे जा रहे आतंकवाद के शिकार हैं, उसका उसका एक तरीके से पैरेलल आप हिंदू आतंकवाद की बात कह के और भारत के पक्ष को ही कमजोर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भारत एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था, कांग्रेस के भीतर भी इसको लेकर के हिचक थी। ये सुशील कुमार शिंदे ने खुद एक्सेप्ट किया है शुभंकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए। उसके कुछ अंश मैं आपको सुनवाता हूं कि शुभंकर ने किस तरीके से सुशील कुमार शिंदे से ये बातें निकलवाई और उनके मुंह से कहलवाई। ये वही सुशील कुमार शिंदे हैं जो अभी हाल में इन्होंने एक और बयान भी दिया था। वो शब्द का प्रयोग मैं करना नहीं चाहता जो इन्होंने कहा था एक्चुअल में। इन्होंने कहा था कि साहब आज तो कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर रात तक भी मेले जैसा वातावरण है। एक समय था जब दिन में भी वहां जाते हुए लोग घबराते थे। इन्होंने तो कुछ और शब्द का प्रयोग किया था। और मेरे गृह मंत्री रहते हुए मुझे ये सलाह दी गई थी कि एक तो आप लाल चौक पर जाकर के जरा कोई भाषण वाषण दे दीजिए, और दूसरे जो डल लेक है उसमें थोड़ा नौका विहार कर लीजिए, तो लोगों में एक थोड़ा सा आत्मबल होगा। उनका जो दहशत में है, उनकी वो दहशत दूर होगी। इनका खुद का कहना था कि खुद मैं भीतर से बुरी तरह डरा हुआ था गृह मंत्री रहते हुए भी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो काम किया है 5 अगस्त 2019 को, उसका स्पेशल स्टेटस खत्म करने का, 370 हटाने का और वहां पर आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का उसका समर्थन किया।
और ये माना कि वहाँ पर अब चीज़ें बिल्कुल मामूल पर आ रही हैं, आतंकवाद खत्म हो रहा है, अलगाववाद खत्म हो रहा है, पत्थरबाजी खत्म हो रही है, फॉरेन फंडिंग जो है उसके तार काट दिए गए हैं। और अपनी ज़बान से राहुल गांधी कहें ना कहें, लेकिन बहन भाई का वहाँ जाकर के बर्फ से खेलना, बर्फ पर चलने वाली स्कूटर पर सवारी करना, और अभी जब चुनाव प्रचार के लिए श्रीनगर गए थे, तो रात्रि में जाकर के किसी रेस्टोरेंट में भोजन प्राप्त करना, आइसक्रीम खाना लाल चौक पर, ये क्या दर्शाता है? जब आतंकवाद का समय था, जब आतंकवाद उरूज पर था, कहीं भी कुछ भी हो जाता था, तब ये ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो सुशील कुमार शिंदे ने क्या माना है इस भगवा आतंकवाद शब्द पर, जरा सुन लीजिए। जी सुनिए। पहले चिदम्बरम जी ने, फिर आपने उसका जिक्र किया था, और जब भी शिंदे जी का नाम आता है वो टॉपिक कहीं ना कहीं से आता है, भगवा आतंकवाद। आज जब आप रिटायर्ड हो और पीछे मुड़ के देखते हो, आपको लगता है कि वो टर्म सही था या? देखिए, रिकॉर्ड पे जो आया था उस वक्त वो हमने बता दिया था, और वो भी हमने हमारे पार्टी में बताया था। अब पब्लिक में नहीं, पार्टी में बताया था कि ऐसा ऐसा है बोल के आतंकवाद हो रहा है, और उसके बाद हमने कभी नहीं बोला है। ये प्रश्न पार्लियामेंट में भी पूछा गया था, तो उसका कुछ जिक्र नहीं हो गया था। बट जैसे भगवा शब्द, सर, आप हम लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं, अब महाराष्ट्र में शिवाजी का भी भगवा होता है, तो वाई भगवा आतंकवाद? ये मतलब भगवा को आपने कुछ, देखिए, भगवा आतंकवाद उस वक्त वो जो पूछा था तो उसके बारे में वो बोल दिया था, बस इतना ही है। तो आतंकवाद उसको शब्द लगाया, लेकिन वो सही बोले तो क्यों आतंकवाद शब्द लगाया मुझे पता नहीं। लगाना नहीं चाहिए, गलत था उस वक्त। भगवा आतंकवाद शब्द नहीं, गलत था शायद वो। हाँ, भगवा टेररिस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो उस पार्टी की विचारधारा होती है, और चाहे भगवा हो या रेड, ऐसा कुछ आतंकवाद नहीं होता है, भगवा हो या कोई रेड हो या कोई सफेद हो। बिकॉज बहुत सारे लोग अभी भी आपसे ऑफेंडेड इस बात को लेकर है। आपके अच्छे काम भी हैं, जैसे पावर में आपने अच्छा काम किया, उसका जिक्र करते हैं। आपके टाइम में कई सारे टेररिस्ट को फांसी दी, बहुत सारी। सुशील कुमार शिंदे ने इस इंटरव्यू में ये कहा है कि मुझे कहा गया था, पार्टी की तरफ से कहा गया था कि आप भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करिए। इनसे पहले पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे केंद्र में, अगस्त 2010 में ही, यानी इनसे करीब करीब 3.5 साल पहले, 3 साल पहले समझ लीजिए, पी चिदम्बरम ने देश के जितने राज्यों के डीजीपी और आईजी हैं, उनके सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये कहा था कि साहब आप ये समझ लीजिए कि मैं एक खतरे की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। एक जो है भगवा आतंकवाद भी सामने आया है। और ये सब कहां से सामने आ गया था भाई? ये सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड ये चीजें आ गई थी, ये सूचना आ गई थी कि कैंपों में ट्रेनिंग दी जा रही है, आरएसएस के कैंपों में ट्रेनिंग दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कैंपों में ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे ज्यादा बकवास बात कोई हो सकती है क्या? अगर कोई इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो फिर आपसे ज्यादा नपुंसक गृह मंत्री, आपसे ज्यादा नपुंसक सरकार कोई नहीं हो सकती है। जाते और जाकर के उनको पकड़ लेते कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हो। लेकिन ये नैरेटिव चलाना था इन लोगों को, और ये नैरेटिव केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इनको चलाना था।
हिंदुओं से नफरत करना और हिंदुओं से नफरत करते-करते जो हिंदुत्व की बात करे, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर चले, यानी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, उनके खिलाफ भी तमाम तरह के न केवल नैरेटिव खड़े करें। याद है आपको उस समय क्या-क्या हरकतें हुई थी मनमोहन सिंह की सरकार रहते हुए? नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अमित शाह उनकी सरकार में गृह मंत्री थे और किसी मुठभेड़ में सीधे गृह मंत्री को लपेटा गया था। इनको गिरफ्तार करवाया गया था, अमित शाह को गिरफ्तार करवाया गया था। उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। काफ़ी समय तक उनको गुजरात से बाहर रहना पड़ा, रिहाई होने के बावजूद, और बाद में सुप्रीम कोर्ट से वो पूरी तरीके से बरी हुए, कहा गया कि नहीं, उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। नरेंद्र मोदी के गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए 9.5 घंटे तक एसआईटी के, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई थी, उस एसआईटी में कई एजेंसियों के अधिकारी थे, उन्होंने 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। एक सिटिंग सर्विंग चीफ मिनिस्टर से 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। किस किस तरह के इन्होंने षड्यंत्र रचे थे, उसका वैसे जवाब तो 2014 में जनता ने तभी दे दिया था, लेकिन अब तो उन चीजों के खुलासे हो रहे हैं, भांडे फूट रहे हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी और सोनिया गांधी की जो कोटरी थी, जो इनके सलाहकार थे आसपास के, वो किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, क्योंकि उनको इस बात का तो एहसास हो चला था कि अगर केंद्र में कांग्रेस को कोई रिप्लेस करेगा तो वो ही करेंगे जिनको 2004 में इन्होंने रिप्लेस किया था, यानी भारतीय जनता पार्टी। तब अटल जी प्रधानमंत्री ऑफिस से बाहर गए थे और उनकी सरकार गई थी। तो आने वाले 2014 के चुनाव में अटल जी की जगह कोई और होता। 2009 में जैसे लाल कृष्ण आडवाणी को चेहरा बनाया गया था, वो चेहरा नहीं चल पाया। 115-16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी। लेकिन किसी ना किसी को तो आना था और इनको इस बात का अंदाजा था, बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी में वो एबिलिटी है, वो क्वालिटी है और लीडरशिप वो दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को भी और देश को भी। इसलिए आप उस समय टॉप टू बॉटम अगर इनकी लीडरशिप देखें, इनके नेताओं के बयान देखें, तो ये सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही जहर उगलते थे। खुद सोनिया गांधी ने गुजरात में 2007 के विधानसभा चुनाव में मौत का सौदागर तक कह दिया था नरेंद्र मोदी को। ये जो एक्चुअल में भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा गया था, आपको पता है, इस नैरेटिव ने, कांग्रेस के इस पाप ने, सोनिया गांधी और उनकी कोटरी के इस षड्यंत्र ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को भौंकने का एक मौका दे दिया और जो कुछ दूसरी ताकतें भारत के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अलग तरह का नैरेटिव गढ़ती हैं, गढ़ने की कोशिश करती हैं, जिसमें वो कभी सफल तो होती नहीं है। उनको तो एक संबल दिया ही, लेकिन कांग्रेस को गर्त में पहुंचा दिया। इस पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का, भगवा विरोधी होने का एक ऐसा ठप्पा लगा कि हाथ पैर मार रही है, संघर्ष कर रही है, लेकिन वापसी नहीं हो रही है। 10 साल से सत्ता से बाहर है और अभी और 10-15 साल तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि इसकी वापसी हो सकती है। और अभी भी आप इनके कर्म देख लीजिए।
भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण ना होने पाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी कर रखी थी। इसके बावजूद फैसला आ गया, मंदिर के निर्माण का फैसला हो गया, कहाँ होना है वो हो गया, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। उसके बाद भी इनके दुष्प्रचार, हिंदुओं को बांटने की जो कुटिल नीति है उससे ये लोग बाज नहीं आए। 2024 के इलेक्शन में भी संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण छीन लिया जाएगा और जाति जनगणना तो हम करके रहेंगे, 50% से ज्यादा आरक्षण हम देंगे, ये बात सीमा तोड़ देंगे। मतलब जो कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक, राजीव गांधी से लेकर के और बाद की भी सरकारें सब आरक्षण के खिलाफ रही और जिनकी बहुत ही अभद्र टिप्पणियां हैं, पिछड़ों के लिए भी, दलितों के लिए भी, उनके लिए जितनी कमीशन आई काका कालेलकर से लेकर के मंडल आयोग तक की और बाकी भी सारी, जिस तरीके से उन्होंने दबा के रखी हुई थी, वो सब पब्लिक को भुलाने के लिए नया नैरेटिव शुरू कर दिया राहुल गांधी कि साहब ये आपका आरक्षण छीन लेंगे, ये तो संविधान ही खत्म कर देंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। जबकि भीमराव अंबेडकर के खिलाफ सबसे ज्यादा साजिशें अगर किसी ने रची तो वो कांग्रेस पार्टी है। नेहरू के समय भी अंबेडकर को हरवाने के लिए तमाम तरह की साजिशें रची जाती थी। अंबेडकर को भारत रत्न जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार ने दिया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इनका दोगलापन और दो मुहापन किस स्तर का है। तो हिंदू विरोधी पार्टी का तमगा इस समय कांग्रेस के माथे पर चिपका हुआ है। इसको उतारने की कोशिश भी करेंगे तो भी हिंदुओं का दिल नहीं जीत पाएंगे। और अब तो एक एक करके जो अतीत में पाप के घड़े इन्होंने रसातल में डुबोए थे ना, दबाए थे, वो सब निकल करके सामने आ रहे हैं। इन्हीं के नेता इनके कुकर्मों को, इनके बनाए हुए नैरेटिव को सामने लेकर के आ रहे हैं, उनका भंडा फोड़ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।